प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए, आज हम लोग चर्चा कर रहे थे शुरुआती कक्षाओं की, जिनमें हम लोग विधि के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सामान्य चर्चा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रक्रिया विधि में कौन से शब्द का क्या मतलब है और किस तरह से मूल विधि और प्रक्रिया विधि लागू होती है। हमने कल तक चर्चा आपसे की थी कि संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध क्या है। अब उसी में अगले क्रम में चलेंगे। जिस घटना पर पूर्व में चर्चा हो चुकी है उसी पर हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं। पहले विद्यार्थियों, हमने आपसे चर्चा की थी कि ए और बी की घटना को लेकर हम चल रहे थे। ए ने बी को मार दिया था, आपको याद आ रहा होगा। यहां पीड़ित परिवार है, यहां पर आरोपी है, ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। उसी क्रम में हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मामला थाने में आ गया था, यानी चौकी में, थाने में या कोतवाली में। और हमने कल चर्चा की थी कि एफआईआर हो गई है, यानी मामला संज्ञेय था और एफआईआर हो गई है। इसका मतलब है कि हम एफआईआर को मानते हैं कि एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर कहां दर्ज होती है? धारा 154 में। अब देखिए, मैं संज्ञेय अपराध की तरफ चल रहा हूं, जिसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हत्या के मामले को, है ना। हमने कल आपको एनसीआर भी बताया था और एफआईआर भी बताया था, लेकिन अभी हमारा फोकस एफआईआर में है, क्योंकि हम एक ही दिशा में चल के सारी चीजों को आसानी से आपको समझा सकते हैं। तो हमने बताया कि धारा 154 में एफआईआर हो गई। जैसे ही एफआईआर हो जाएगी, वैसे ही क्या होगा, एक आईओ नियुक्त किया जाता है। आईओ, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में से बोलते हैं विवेचना अधिकारी। क्या बोलते हैं? विवेचना अधिकारी। विवेचना अधिकारी बोलते हैं। विवेचना अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता है? विवेचना अधिकारी का मुख्य कार्य होता है अन्वेषण करना। लेकिन यहां जान लेना जरूरी है कि विवेचना अधिकारी कौन बन सकता है। तो सीआरपीसी की जो प्रोसेस है उसमें कहा गया है कि सब इंस्पेक्टर जो आप बनने जा रहे हो वो विवेचना कर सकता है, यानी उप निरीक्षक को विवेचना करने का अधिकार है। तो एक बात तो ध्यान रख लेना है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई विवेचना करने वाला सबसे छोटा पुलिस विभाग का अधिकारी कौन है? तो वो है सब इंस्पेक्टर, है ना। इससे नीचे के पद वालों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। इससे ऊपर है, सब इंस्पेक्टर कर सकता है, इंस्पेक्टर कर सकता है, ठीक है। ऊपर के डिप्टी एसपी कर सकते हैं, एसीपी कर सकते हैं, एडिशनल एसपी कर सकते हैं, कोई भी अधिकारी ऊपर का कर सकता है। लेकिन नीचे सबसे छोटा पद है सब इंस्पेक्टर का, यानी उप निरीक्षक का। इसे ध्यान रखना है। अब इन्हें कौन सा काम, विवेचना का मतलब क्या हुआ? विवेचना का मतलब है कि अन्वेषण करना। विवेचना माने अन्वेषण। अंग्रेजी जल्दी समझ में आपको आती है, इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, विवेचना, अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन। अभी क्वेश्चन बहुत पूछा गया परीक्षाओं में कि इन्वेस्टिगेशन कहां पर है सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी की धारा 2 में, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, चाहे वो एपीओ हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे पीसीएसजे हो, इन परीक्षाओं में बहुत पूछा गया। इसके अलावा इंटरव्यू में भी पीसीएसजे का अगर इंटरव्यू हो रहा है, एपीओ का इंटरव्यू हो रहा है, तो वहां भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये इन्वेस्टिगेशन है धारा 2 में। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन का अर्थ क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का अर्थ होता है साक्ष्य एकत्रित करना। ध्यान दीजिएगा, साक्ष्य एकत्रित करना, टू कलेक्ट एविडेंसेस। किसको कलेक्ट करना? एविडेंस को। अब आप सोचोगे एविडेंस क्या आ गया, एक नई चीज। एविडेंस का मतलब है किसी घटना से जुड़े हुए वो तथ्य, वो बातें जिनसे उस घटना पर प्रकाश पड़ता है। कानून की दिशा में, कानून की तरफ से इसे क्या कहा जाता है? साक्ष्य कहा जाता है। इसके लिए भी एक कानून पूरा बना हुआ है, जिसे कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जब आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे या पुलिस विभाग का कोई बड़ा अधिकारी बनेंगे, मान लो आप डिप्टी एसपी बनते हैं या आईपीएस बनते हैं, तो उस समय आपको ये किताब जरूर पढ़नी पड़ती है।
भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और क्या पढ़ना पड़ता है, पुलिस एक्ट। ये 4 किताबों के बिना तो कोई तैयारी हो ही नहीं सकती। इसके अलावा बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संविधान तो सबके लिए मूल है, लेकिन यहां मैं बात कर रहा था साक्ष्य के बारे में, टू कलेक्ट एविडेंसेस। यानी इसका जो उद्देश्य है, परीक्षा में पूछा गया है कि अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखिएगा अन्वेषण का उद्देश्य क्या है, साक्ष्य एकत्रित करना। अन्वेषण कहां बताया गया, धारा 2 में बताया गया है। अन्वेषण करने वाला सबसे छोटा अधिकारी कौन है, सब इंस्पेक्टर है। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस आपके सामने आ गए। जैसे ही एफआईआर दर्ज हो जाएगी मेरे भाई, ये तुरंत आईओ अपॉइंट हो जाएगा। एफआईआर में पीछे ही लिखा रहता है आईओ का नाम, मोबाइल नंबर भी लिखा रहता है। उन्हें ये काम दे दिया जाता है कि आप अब सारी चीजें करिए। अब देखिए यहां पर हमने आपको बताया कि एफआईआर हो गई। अब क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही एफआईआर हो जाती है तो पुलिस का मुख्य कर्तव्य हो जाता है कि उस आरोपी को पकड़ा जाए जिसके खिलाफ ये आरोप आया है, यानी जिस आदमी के खिलाफ ये आरोप आया है। अब ये आरोप तो आया है ए के खिलाफ, ठीक है। तो सबसे पहला प्राथमिक काम क्या होता है पुलिस का, कि इसको अरेस्ट किया जाए, यानी इसको गिरफ्तार किया जाए। अब भाई गिरफ्तार क्यों किया जाए, प्रश्न ये भी तो बनता है। बाहर रहेगा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, तो गिरफ्तार इसलिए किया जाए क्योंकि अगर ये बाहर रहेगा, अगर ये व्यक्ति बाहर रहेगा तो क्या करेगा, ये सबसे पहले तो जो है दबाव बनाएगा, पूरे जितने भी लोग साक्ष्य वाले हैं जिन्होंने घटना को देखा था उन पर दबाव बनाएगा कि अगर किसी ने बोला तो जो हाल बी का हुआ है वही तुम्हारा होगा। एक तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा। दूसरे, समाज में भय व्याप्त होगा। समाज में भय होगा कि अरे यार मर्डर करने के बाद इतना बड़ा अपराध करने वाली आदमी घूम रहा है। तो ये प्रक्रिया जो है ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी कानून व्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। इसलिए इस व्यक्ति का अरेस्ट किया जाना बहुत आवश्यक है। और पुलिस पहला काम यही करती है, जब कोई गंभीर अपराध आता है, कुछ भी आता है, तो पहली प्राथमिकता यही होती है। तो संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार करने की पुलिस की शक्ति है। मैंने कल की कक्षा में और पूर्वी कक्षाओं में भी चर्चा की है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से बात कर रहे हैं, पढ़ा है तो रिवाइज कर लीजिए, और पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसको देखिए, तैयार करिए। सब कुछ बोर्ड में आपके सामने लिखा हुआ है, उसे उसी हिसाब से कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जब आगे भविष्य में हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें, विवेचना क्या है, एफआईआर क्या है, अन्वेषण क्या है, इन सब पर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। अरेस्ट पर हमारी पूरी क्लास होगी प्रॉपर्ली, एक दिन अरेस्ट पर ही चर्चा होगी, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग विषय है जिसमें से हम शॉर्ट में कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होने लग जाए। अब जैसे ही गिरफ्तार करेंगे तो उसको कहां लाएंगे, गिरफ्तार करके थाने पे लाना होगा। और कहां लेके जाएंगे पुलिस वाले, थाने में एक जगह होती है जिसे कहते हैं हवालात। हवालात अंग्रेजी में लॉकअप बोलते हैं। और जैसे इसमें 2 चीजें बनी है, हवा और लात। तो अब यहाँ लाए हैं तो 2 चीजें मिलेंगी, हवा मिलेगी और लात मिलेगी। और क्या मिलेगा, सम्मान थोड़ी होगा, कोई महान काम करके थोड़ी आयो। हवालात में हवा है और लात है ना, यानी वहां उनको ससम्मान रखा जाएगा, उसे अंग्रेजी में लॉकअप बोलते हैं। वहां उनको रखा जाएगा, पूछताछ होगी। अब देखिए यहीं से कानूनी प्रोसेस शुरू हो गई। देखिए इसके भी अधिकार हैं, संविधान आरोपी को भी अधिकार देता है कि बचाव करे अपना, क्योंकि हो सकता है किसी ने गलत आरोप लगाया हो। तो इस व्यक्ति को अधिकार संविधान में भी है और सीआरपीसी में भी है। तो देखिएगा क्या कहा गया है, जैसे ही पुलिस किसी को गिरफ्तार करेगी तो ये 24 घंटे का जो समय है, केवल 24 घंटे, ध्यान दीजिएगा। यानी पुलिस, यहां ध्यान रखिएगा, पुलिस गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत करेगी। यानी पुलिस को कह दिया गया कि पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करेगी। भाई 24 घंटे क्यों डिसाइड किए गए, अगर इसको लॉजिकली देखा जाए, इसलिए क्योंकि पुलिस की जो एक छवि बनी हुई है समाज के सामने, वो क्या बनी है, उत्पीड़नकारी की बनी है। हालांकि प्रकाश सिंह के केस में प्रकाश सिंह डीजी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उसमें पुलिस सुधार की बातें की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस मस्ट बी फ्रेंडली, यानी पुलिस को मित्रवत होना चाहिए। इसीलिए आप देखते हो कि यूपीएसआई के एग्जाम में मूल विधि डाली जा रही है, संविधान डाला जा रहा है, यानी ओवरऑल चीजें उसको डाली जा रही हैं ताकि वो एक अच्छा पढ़ा लिखा विद्यार्थी हमारे सामने आए, ताकि वो बेहतर तरीके से अच्छा कर सके। ऐसा नहीं कि पहले जो है पढ़े लिखे लोग नहीं थे,
लेकिन अब ज्यादा पढ़े लिखे की आवश्यकता है, क्योंकि अपराध अब अनपढ़ नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये बात कही गई कि 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? ये 24 घंटे की अवधि है, ध्यान रखिएगा। इस 24 घंटे की अवधि में उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। ये बात कहां कही गई है? ये बात कही गई है, अगर हम देखें संविधान में, ये बात हमें कहां बताई गई है? संविधान में देखेंगे तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 22 में ये बात कही गई है। एक पॉइंट आपका ये बनता है कि बात कहां पर है? अनुच्छेद 22 में है। और अगर हम सीआरपीसी, जिसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, तो इसकी धारा 57 ये बात कहती है, धारा 57। इन दो जगहों पर इस बात का उल्लेख है कि भाई 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना है। अब ये 24 घंटे का जो समय है वो भी क्या है? ये 24 घंटे जो है वो साक्ष्य एकत्रित करने का भी समय है। इस चित्र को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, ये छोटा चित्र नहीं है, हर बात आपको समझा रहा है, इस पर नजर रखिएगा। ये 24 घंटे जो है ये साक्ष्य एकत्रित करने के भी हैं, और इस 24 घंटे के बाद अब पुलिस अपने पास लेना चाहेगी तो फिर रिमांड की प्रक्रिया है। इस पर मैं आपसे कल चर्चा करूंगा, आज जिन बातों पर चर्चा हो रही है उस पर नजर रखिएगा। तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना होगा, और यही 24 घंटे हैं जो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए हैं, यानी जो घटना घटी है, जो हुआ है, उसके बारे में साक्ष्य एकत्रित करना। जैसे इस घटना की अगर हम बात करें, इस घटना में क्या हुआ है? एक आदमी ने, ए ने तलवार से बी का गला काट के अलग कर दिया। अब बी का गला काट के अलग कर दिया तो निश्चित रूप से बी मर गया, ठीक है? तो खून भी गिरा होगा, भगदड़ भी मची होगी, हो सकता है कहीं पर सीसीटीवी कैमरा लगा हो सकता है कुछ लोग वहां खड़े रहे हो जिन्होंने देखा हो। तो जो कुछ भी इस घटना के संदर्भ में बताएगा वो क्या है? साक्ष्य। अब इस 24 घंटे के अंदर पुलिस का कर्तव्य है कि उन सारे साक्ष्य को इकट्ठा करे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजे, वहां पर जो लोग थे उनके स्टेटमेंट ले, जो खून गिरा हुआ है उसके ब्लड के सैंपल कलेक्ट करे। हो सकता है उस मार के दौरान, जिस दौरान तलवार से गला काटा गया, हो सकता है कि अभियुक्त को भी चोट आई हो, कहीं उसका भी खून गिरा है। अगर दो व्यक्तियों के खून है तो दो अलग अलग सैंपल हो गए। भगदड़ मचेगी तो वहां पर जमीन पर भगदड़ के निशान होंगे। अगर मारने से पहले गुत्थम गुत्था हुआ होगा तो वहां जमीन पर गुत्थम गुत्था जैसे चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। यानी बहुत सारी बात। मरने के बाद कपड़े में जो ब्लड लगा है वो सैंपल हो गया, ब्लड के ऑलरेडी सैंपल हो गए, जहां घटना घटी वहां का सैंपल हो गया, जिन लोगों ने देखा उनका स्टेटमेंट हो गया। हियर से एविडेंस इज नॉट परमिसिबल, हियर से एविडेंस इज नॉट परमिसिबल, यानी सुनी सुनाई कही कही बातों का कोई मतलब नहीं होता एविडेंस में। उस समय क्या होगा? जिसने देखा है वो बताए, जिसने सुना है डायरेक्टली वो बताए। यानी एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, यानी एविडेंस का मतलब है जो साक्ष्य है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, कहा सुना वाला नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, तो ये सब काम के लिए 24 घंटे का समय। अब बताइए पुलिस के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। लोग कहते हैं पुलिस वाले चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, पुलिस वाले गुस्साने लग जाते हैं, पुलिस वालों का व्यवहार अच्छा नहीं होता, पुलिस वाले लोग बदतमीजी करते हैं। ऐसा नहीं है। उनकी परिस्थिति को अगर आप समझेंगे, उनकी मानसिक दशा को अगर आप समझेंगे तो आप इस गहराई तक पहुंचेंगे कि पुलिस को अपराधी को टैकल करने में खुद अपराधी जैसा बन जाना पड़ता है, पूरी मानसिक दशा खराब हो जाती है एक राक्षस को कंट्रोल करने में। तो ऐसे में उनकी व्यवहार में कहीं ना कहीं थोड़ा परिवर्तन आता है। फिलहाल मैं यहां बात कर रहा था आपसे कि इस 24 घंटे के अंदर साक्ष्य एकत्रित करने हैं। अगर 24 घंटे के अंदर साक्ष्य एकत्रित नहीं हो पाए तो फिर रिमांड की प्रोसेस होगी, और इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। अब यहां पर मैंने आपको ये बात बताई, ध्यान दीजिएगा। दो प्रश्न यहां से और बनते हैं कि अब जो गिरफ्तारी हुई है ये गिरफ्तारी क्या कहलाएगी? इसे कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं पुलिस कस्टडी। क्या कहते हैं मेरे भाई? पुलिस कस्टडी, जिसे पुलिस अभिरक्षा बोलते हैं हिंदी में, पुलिस अभिरक्षा। ठीक है, ये पुलिस अभिरक्षा में आ गया व्यक्ति, यानी पुलिस की कस्टडी में है। अब कस्टडी चेंज कैसे होने जा रही है? देखिए भाई, पुलिस 24 घंटे के बाद इसे न्यायालय में पेश करेगी, हमने पढ़ा है। यानी अब ये जा रहा है कोर्ट में पेश होने, यानी न्यायालय में पेश होने जा रहा है। आपने फिल्में देखी होंगी, आपने गंगा जल फिल्म देखी होगी। अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो कभी देखिएगा तो ध्यान रखिएगा मेरी बात को। गंगा जल फिल्म में आप देखोगे कि एक अपराधी होता है, ठीक है, एक साधु यादव होता है, एक सुंदर यादव होता है। तो जो सुंदर यादव है वो बड़ा अपराधी है, उसको पुलिस जो है अरेस्ट करना चाहती है, और सुंदर यादव कोर्ट में सरेंडर करना चाहता है। अगर वो कोर्ट में सरेंडर कर जाएगा तो क्या स्थिति बनने वाली है, और अगर पुलिस पहले पकड़ लेगी तो क्या स्थिति बनने वाली है, दोनों बातों को समझिएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे ही 24 घंटे का समय होने वाला होता है, पुलिस क्या करती है? उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश कर देती है।
जैसे ही उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करती है, तुरंत ये जो कस्टडी है, जैसे ही कोर्ट की चौखट को पार किया, तो ध्यान दीजिए, चौखट के इस तरफ पुलिस कस्टडी और चौखट के उधर जुडिशियल कस्टडी, तो जैसे ही वहां पर पहुंचा तो ये क्या बन जाएगा, न्यायिक अभिरक्षा बन जाएगी। न्यायिक अभिरक्षा यानी ये कहलाएगी जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी कहलाएगी। जैसे ही चौखट के उधर गए तो ये बन गई जुडिशियल कस्टडी। अब पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर है? तो 24 घंटे के अंदर की जो कस्टडी है वो पुलिस कस्टडी है एक भाषा में, या न्यायालय में जब तक उसको पेश नहीं किया गया है, पुलिस अपने पास रखी हुई है, तब तक की कस्टडी जुडिशियल कस्टडी है। हो सकता है कि 10 ही घंटे में पेश कर दिया हो न्यायालय में, तब भी वो 10 घंटे के बाद वाली कस्टडी जुडिशियल कस्टडी कन्वर्ट हो जाएगी। यानी जब तक आरोपी पुलिस के पास है वो कस्टडी कौन सी है, जुडिशियल कस्टडी नहीं है, वो है पुलिस कस्टडी। और जैसे ही न्यायालय की चौखट के अंदर उसे पेश किया गया, अंदर लेकर गए, तो कस्टडी चेंज हो गई और क्या बन गई, जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक अभिरक्षा। जैसे ही यहां क्रॉस हुआ, पुलिस का काम यहां से खत्म होने लग जाएगा। अब न्यायालय अपनी कार्रवाई शुरू करने जा रहा है, क्योंकि न्यायालय के पास जैसे ही आपने पेश कर दिया तो न्यायालय का पहला काम होगा कि उसे उठा के वो भेज देंगे कहां पर, जेल। क्योंकि न्यायालय के पास तो अपनी कोई जगह है नहीं, तो वो फट से जेल भेज देंगे, तो वो जेल जाना पड़ेगा। अब जब जो कार्रवाई होगी वो जेल से ही होगी। यानी कुल मिला के समझाने का मेरा अर्थ यह है कि 24 घंटे का समय इन्वेस्टिगेशन का समय है, इस 24 घंटे में ही सारी चीजें होनी है। अब मैं बात कर रहा था गंगाजल फिल्म के बारे में। गंगाजल, इस फिल्म में क्या है, जो सुंदर यादव किरदार है वो चाहता है कि वो इस मामले में ना आने पावे। कोई भी बड़ा अपराधी इस मामले में नहीं आना चाहता है कि पुलिस उसको अरेस्ट करे, क्योंकि पुलिस 24 घंटे में बहुत कुछ पूछ लेगी, जैसे उसको पूछना होगा, ठीक है, उसके तरीके हैं, वो अपने हिसाब से पूछ लेगी और उनके पूछने में लोगों को बताना पड़ेगा। इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, सीधे कोर्ट में सरेंडर करते हैं। और जब कोर्ट में सरेंडर करेंगे, इस प्रक्रिया से पूरे से बच गए और सीधे वो कहां चले जाएंगे, जेल चले जाएंगे। और जेल चले जाएंगे तो पुलिस को उतना पूछना समझने का काम खत्म हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सुंदर यादव भी ये चाहता था कि हम सीधे कोर्ट में सरेंडर करें, लेकिन पुलिस के लोग और जो अधिकारी थे, जो आईपीएस ऑफिसर्स थे, अजय देवगन इसमें एसपी तेजपुर बना हुआ है, वो लोग यहीं बैठे थे। और जैसे ही वो यहां तक आया, पुलिस के लोगों ने यहीं से उठा लिया उसको। ये क्या था, पुलिस कस्टडी में चला गया, ठीक है ना, वो सरेंडर ही नहीं कर पाया। तो ध्यान रखिएगा, हमने आज आपको जो बातें बताई हैं, कौन कौन सी बातें बताई हैं, उनका एक फिर से रिकॉल आपको करा देता हूं। मैंने आपको बताया है कि जैसे ही एफआईआर दर्ज हो जाती है, आईओ अपॉइंट कर दिया जाता है। आईओ का मतलब है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इसका मुख्य कार्य होता है विवेचना करना, अन्वेषण करना, इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन करने वाला सबसे छोटा अधिकारी है सब इंस्पेक्टर यानी उप निरीक्षक। ध्यान रखिएगा, सीआरपीसी की धारा 2 में अन्वेषण के बारे में बताया गया है। साक्ष्य एकत्रित करना, यानी इस अन्वेषण का जो उद्देश्य है वो क्या है, टू कलेक्ट एविडेंसेस। ध्यान रखिएगा, ये एक पार्ट मैंने आपको समझाया। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये एक संवैधानिक प्रावधान है जिसमें अनुच्छेद 22 इसमें इन्वॉल्व है। और सीआरपीसी में धारा 57 ये बात कहता है कि कोई व्यक्ति अगर अरेस्ट हुआ है तो धारा 57 के तहत उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिएगा। फिर मैंने आपको बताया कि गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर ही उसे न्यायालय में पेश करना होता है। तो जैसे ही न्यायालय में पेश किया जाता है तो वो कस्टडी बन जाती है जुडिशियल कस्टडी, और जब तक न्यायालय में पेश नहीं किया जाता तब तक क्या रहती है, पुलिस कस्टडी। तो आज की कक्षा में इतनी बातें मैंने आपको बताई हैं, इन्हें याद रखिएगा। कल हम लोग मिलेंगे तो उसमें चर्चा हम आपसे करेंगे रिमांड के बारे में, आरोप पत्र के बारे में, और कैसे किसी मामले में आरोप पत्र जब प्रस्तुत नहीं हो पाता है तो जमानत पर आदमी छूट जाता है। इन बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। डे बाय डे कुछ ना कुछ नया आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चीजें समझ में आ रही हैं, नोट्स ही बनाते चलते पढ़ते रहिएगा। इन पर विस्तृत चर्चा होने वाली है, ये शॉर्ट टॉपिक नहीं है। कक्षाएं चल रही हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी 15 जून के आसपास संचालित होने जा रही हैं। तो जो बच्चे जहां जैसे इन्वॉल्व हैं वो सभी चीजों से जुड़ करके अपने भविष्य को संवारें। 2023 की वैकेंसी आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। हो सकता है आपको लास्ट ऑफ जून में कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़े। हालांकि जब तक आज वैकेंसी ना आ जाए तब तक किसी भी विषय पर बहुत कहना उचित नहीं है। जिनकी तैयारी है, जिनका सपना है, जिनके कंधे पर स्टार
की इच्छा रखते हैं वो तैयारी अपनी हमेशा करते रहें। वैकेंसी कब आती है, कब हमें सफल होना है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें तैयारी रखना हमारे हाथ में है। हम हमेशा तत्पर रहेंगे तभी हम सपने को पूरा कर पाएंगे। ईश्वर ने स्वस्थ शरीर दिया है, मन में आकांक्षाएं दी हैं तो उन्हें पूरा जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए, सकुशल रहिए। जय हिंद।